नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और दोस्तों इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय बाजार का वॉचडॉग किसे कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, तो आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो दोस्तों भारतीय बाजार का जो वॉचडॉग है ये सेबी को कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यदि हम कवर करें सेबी की, तो जो सेबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1988 को। जो इसका हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर स्थित है। और दोस्तों इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो शेयर बाजार में जो निवेशक होते हैं इनके हितों की रक्षा करना, इसके साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों और नियमों का संपादन करना, ये सेबी का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, झामर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो झामर कोतरा खदान है ये प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट के लिए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो झामर कोतरा खदान है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 जून 1966 को रुपए में सबसे बड़ा अवमूल्यन हुआ। इसमें रुपया कितने प्रतिशत अवमूल्यित हुआ, क्या हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगा, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा कठिन लगा होगा। हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, इसका ऑपरेशन कर देंगे तो आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। सबसे पहले आप आंसर जान लो। तो दोस्तों 6 जून 1966 को रुपए में एक बड़ा अवमूल्यन हुआ था और इसमें जो अपना रुपया है ये 36.5% अवमूल्यित हो गया था, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो मुद्रा का अवमूल्यन है ये क्या होता है। दोस्तों मुद्रा अवमूल्यन या फिर इसको हम बोलते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन, ये क्या होता है। तो दोस्तों किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम यदि कर दिया जाए तो उसे हम मुद्रा अवमूल्यन यानी कि करेंसी डिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों, इससे निवेश और निर्यात में वृद्धि होती है। ये मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि यदि 75 रुपये, ठीक है, यदि 75 रुपये $1 के बराबर है, ठीक है, $1 के बराबर है। अब अवमूल्यन यदि हम कर दें अपनी करेंसी में तो 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये $1 के बराबर हो जाएगा। इससे निवेश और निर्यात में वृद्धि होगी। कैसे होगी, अभी हम $1 खर्च कर रहे थे, जो बाहर की जो कंट्री हैं वो $1 खर्च करेंगे तो 75 रुपये की कोई राशि भारत से खरीद पाएंगे, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, अवमूल्यन की बात की हम बात करें तो वो $1 खर्च करके 80 रुपये की जो वस्तु है वो खरीद पाएंगे, ठीक है। और निवेश भी करेंगे तब भी उनको फायदा होगा, ठीक है। तो जो करेंसी डिवैल्यूएशन है इससे क्या होता है, तो निवेश और निर्यात में वृद्धि होती है। दोस्तों यदि हम बात करें और क्वेश्चन की जो पूछे जाते हैं यहाँ से, दोस्तों भारत में 3 बार रुपए का अवमूल्यन हो चुका है, ठीक है। पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों दूसरा अवमूल्यन हुआ था 1966 में, ठीक है। और ये रुपए का सबसे बड़ा अवमूल्यन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तीसरा आपसे पूछा जाता है कि तीसरा अवमूल्यन कब हुआ रुपए का, तो आप कहेंगे तीसरा और आखिरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था 1991 को, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आपको समझना होगा कि विमुद्रीकरण क्या होता है। ये तो हमने करेंसी डिवैल्यूएशन की बात कर ली, फिर एक होता है विमुद्रीकरण, उसको हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन होता है काला धन वापसी के उद्देश्य से ये वर्तमान सरकारें करती हैं। जो वर्तमान करेंसी चलन में है उनको बंद करके एक नई करेंसी छापी जाती है, उसको ही हम बोलते हैं हिंदी में विमुद्रीकरण या फिर डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। जैसे हाल ही में क्या, कुछ साल पहले 8 नवंबर 2016 को, डेट आपको नहीं भूलना है, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। वही होता है डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें दोस्तों, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस देश में। किस देश में? फ्रांस देश में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जीएसटी 101 बार संविधान संशोधन करके जीएसटी को लाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। ये लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। और दोस्तों इसलिए 1 जुलाई को हम हर साल जीएसटी डे मनाते हैं। ठीक है, पूरे संसार में सबसे पहले जीएसटी जो है ये फ्रांस देश में लागू किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री जी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति आयोग से कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हम सभी को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो नीति आयोग है, ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इनको कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं ये तात्कालीन प्रधानमंत्री ही होते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब आपको समझना है नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर में आपको बता चुका हूं दिल्ली में है। और दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। और दोस्तों इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं, ये फैक्ट भी पूछा जाता है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों इन फैक्टों में से कोई एक फैक्ट आपको 1 नंबर दिला देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है? दोस्तों तत्काल सकल निपटान इसकी व्यवस्था कौन करता है? आरबीआई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्काल सकल निपटान यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्रणाली है ये अक्टूबर 2013 से शुरू की गई थी। और दोस्तों इसकी जो देखभाल है या फिर इसकी जो व्यवस्था है ये आरबीआई के द्वारा की जाती है। ठीक है, कुछ फैक्ट डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल हम और हाई रखें या फिर चल लें इसी क्रम में, या फिर थोड़े से सरल क्वेश्चन करना है। तो ये जो फीडबैक होते हैं, जब तक आप हमें अपने फीडबैक नहीं देंगे तब तक हम कोई चेंजमेंट कैसे करेंगे। तो आप मेरा या फिर किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, यदि आप कुछ अपने विचार वहाँ पर प्रस्तुत करना चाहें तो जरूर किया करें। दोस्तों नाबार्ड में भारत सरकार का जो हिस्सा है ये 99% है। कितना? 99% है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है, तो इसकी आरंभिक पेड अप कैपिटल जो है ये 100 करोड़ रुपए थी। ठीक है, जिसमें आरबीआई और भारत सरकार की हिस्सेदारी 50-50% थी। ठीक है, लेकिन आरबीआई ने अपने शेयर इसमें बेच दिए हैं और अब भारत सरकार का 99% इसमें हिस्सा है। ठीक है, जो नाबार्ड है दोस्तों ये कृषि के क्षेत्र में एक सर्वोच्च संस्थान है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। स्थापना 1982 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों जो इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, इंडिया में ये आईआरडीए के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आईआरडीए इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में इसको भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था थी ये आधारित थी ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर। ठीक है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत या फिर इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों या फिर इसको न्यासता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के इस सिद्धांत के अनुसार जितने धनवान और जमींदार व बड़े व्यक्ति हैं
वह लोग जितना धन उनके प्रयोग का है वह प्रयोग करें, बाकी का जो बचा हुआ धन है वो देश के हित के लिए खर्च करें। ये था गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत या फिर न्यायशीलता सिद्धांत इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ये कब पारित किया गया था? ये 2006 में पारित किया गया था। ठीक है, 2006 में पारित किया गया, लेकिन दोस्तों ये लागू कब किया गया? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 2011 में। ठीक है, इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के लिए भंडारण, बिक्री, आयात और निर्यात को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले दोस्तों, पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया बुक के राइटर कौन है? दोस्तों पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट बुक है और दोस्तों इस बुक के राइटर का नाम है दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने आर्थिक निकास व धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब हम बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दोस्तों इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी इन्होंने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दिया बंदरगाह में से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? दोस्तों जो हल्दिया बंदरगाह है इससे पेट्रोलियम पदार्थ आयात किए जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हल्दिया बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये जो बंदरगाह है ये कलकत्ता बंदरगाह का लोड कम करने के लिए विकसित किया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि कलकत्ता बंदरगाह का लोड कम करने के लिए कौन से बंदरगाह को डेवलप किया गया? तो हल्दिया बंदरगाह को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? बताएं अपना आंसर। दोस्तों जो कंडला बंदरगाह है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और दोस्तों जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदला गया 2017 में। ठीक है, और इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। याद रखना, तो जो कांडला है ये पुराना ही नाम रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक्ट आर्थिक अपराधों से संबंधित है? तो देखो दोस्तों इन 4 एक्टों में से जो कॉफी पोसा एक्ट है ये आर्थिक अपराधों से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक्ट क्या होता है हम जान लेते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। इसको हिंदी में कहेंगे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। और इस एक्ट को 1974 में तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था? 1974 में लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों जो ऊन है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों भारत के कुल ऊन उत्पादन का 30% उत्पादन केवल राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है, और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और दोस्तों जो अपना देश भारत है ये ऊन के उत्पादन में कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत जो है ये ऊन के उत्पादन में 9वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समष्टि अर्थव्यवस्था यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता हैं वो कहे जाते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये अर्थशास्त्र की ही एक शाखा है और इसका पिता जो है जॉन मेनार्ड कीन्स को कहा जाता है। ठीक है, और अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता जो है ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात कर ले दोस्तों, भारत का वह राज्य जो केसर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। सरल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है ये केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो केसर है ये क्या है?
ये मसाला है, ठीक है। और दोस्तों जो केसर है ये दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, ठीक है। आपको यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है, क्योंकि एसएससी में एक फैक्ट पूछा गया था कि जो केसर है, ठीक है, ये किस फूल से प्राप्त होता है। दोस्तों जो केसर है ये क्रोकस सैटिवस, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, क्रोकस सैटिवस ये फूल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्रोकस सैटिवस का फूल है और इसी फूल से हमें प्राप्त होता है केसर। ये दुनिया का सबसे महंगा मसाला होता है, ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा गया था कि किस फूल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक अधिकार है। दोस्तों इन चार में से जो रोजगार का अधिकार है, ठीक है, जो रोजगार का अधिकार है यह एक आर्थिक अधिकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है। दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे जो ऊंचा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है CBEC। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इसको हिंदी में केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड कहते हैं। और दोस्तों ये जो बोर्ड है ये भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण या फिर सबसे ऊंचा बोर्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कानपुर यूपी में ये स्थित है। और देखो दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इसको हम कहेंगे, और इसको शॉर्ट में IIPR कहा जाता है। जो इसकी स्थापना है ये 1983 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से की गई। दोस्तों भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की जो शुरुआत है ये की गई थी वित्तीय वर्ष 2005-2006 से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जेंडर बजट क्या होता है, सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है, ठीक है, ये कहलाता है जेंडर बजटिंग। नेक्स्ट वन की हम बात कर ले दोस्तों, किस उद्योग में भारत में अन्य 3 विकल्पों की तुलना में अधिक रोजगार प्राप्त होता है। इन चार में से ऐसा कौन सा उद्योग है जिनमें अधिक रोजगार प्राप्त होता है। दोस्तों वो है सूती वस्त्र उद्योग। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। और दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग में पूछा जाता है कि अग्रणी राज्य कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग में पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। और दूसरा राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य गुजरात, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी किया जाता है IMF के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। IMF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। स्थापना 1945 में की गई थी और अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में इसमें मेंबर कंट्री कितनी है, तो 190 है, ठीक है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब इसमें मेंबर कंट्री कितनी है, तो 190 है, ठीक है। आगे वाले कुछ टाइम में ये बढ़ भी जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को, ठीक है, किसको, क्रेडिट कार्ड को। दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और ATM आदि होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है इसको शॉर्ट में ISI कहा जाता है। ये किसके द्वारा स्टेबल की गई थी, तो ये स्टेबल की गई थी PC महालनोबिस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का V ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम कवर कर लेते हैं। PC महालनोबिस जो हैं ये प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। इनका पूरा नाम क्या था, प्रशांत
प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। और दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महालनोबिस के सिद्धांत पर ही आधारित थी। और दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस पर हम हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं और इन्होंने ही ISI को स्टेबल किया था, ठीक है। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, इसको हिंदी में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? 1931 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आपने कितना स्कोर किया? आप अपना स्कोर ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस प्रकार से आप अन्य लोगों की तुलना में अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। और दोस्तों यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में या फिर योजना आयोग के बारे में या फिर योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहें, हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहें, तो अपने स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हों उन ग्रुपों में हमारे वीडियो को शेयर कर दें। और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार और इसी प्रकार के अच्छे महत्वपूर्ण वीडियो जिनके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो लाता रहता हूं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। और हमारे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को भी देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।